हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ योस्ट एसईओ सीरीज। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि योस्ट एसईओ की जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो किस तरह से आपको करनी है, कौन कौन से फीचर आपको ऑन करने चाहिए और कौन सा फीचर क्या काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने ये योस्ट एसईओ को जो है इंस्टॉल कर लिया था। सबसे पहला जो टैब है वो है जनरल टैब। तो ये बेसिकली एक तरह का डैशबोर्ड है जो आपको आपकी पोस्ट और पेजेस का सब कुछ जो स्कोर वगैरह दिखाता है, अलर्ट सेंटर, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये एक ऑटोमेटिक एक तरह का सेटअप है जो आप कर सकते हैं, बट हम इसको मैनुअली करेंगे। तो पहली जो चीज़ है टैब वो है सेटिंग्स का। तो मैं सेटिंग्स वाले टैब में चला जाता हूँ। अब यहाँ देखिए, सबसे पहली जो सेटिंग है वो है जनरल सेटिंग। सबसे पहला जो है वो है साइट फीचर्स, यानी कौन कौन से फीचर्स को आप ऑन करना चाहते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एसईओ एनालिसिस और आपका रीडेबिलिटी एनालिसिस ऑन है। एसईओ एनालिसिस का मतलब क्या है? देखिए, एसईओ एनालिसिस का मतलब है जब आप पोस्ट लिखना शुरू करेंगे तो योस्ट की सेटिंग जो है आपके साइड बार में या फिर आपकी पोस्ट के नीचे आ जाएगी। वहाँ पर आपको एक कीवर्ड एंटर करना है और कीवर्ड के हिसाब से ये आपके उस पेज को एनालाइज करेगा। तो उसी को हम एसईओ एनालिसिस बोलते हैं। तो तीन तरह की इसके अंदर एक कलर्स हैं, ग्रीन है, ऑरेंज है और रेड है। यानी अगर आपने सारे के सारे पॉइंट्स को एक तरह से फुलफिल कर दिया है, मतलब आपने अच्छा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर दिया है तो वो ग्रीन हो जाएगा। मिड लेवल का किया है तो ऑरेंज, और अगर आपने काफ़ी चीज़ें नहीं की हैं तो वो रेड रहेगा। तो इसको हमें ऑन करके रखना है। दूसरा है रीडेबिलिटी एनालिसिस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रीडेबिलिटी एनालिसिस का मतलब है कि जो बंदा आपकी पेज पे आ रहा है वो उसको रीड कैसे कर पा रहा है, क्या उसको रीड करने में आसानी है। जैसे मान लीजिए आप हेडिंग्स लगाते हैं तो हेडिंग्स की हेल्प से रीड करना आसान होता है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाते हैं आप। तो ये सारा जो पार्ट है वो रीडेबिलिटी एनालिसिस का है। आपकी लैंग्वेज कैसी है, क्या वो इजी टू अंडरस्टैंड है, कहीं आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो नहीं यूज़ कर रहे, कहीं आप बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस तो नहीं यूज़ कर रहे। तो ये सारा का सारा जो हिस्सा है वो रीडेबिलिटी एनालिसिस के अंदर आता है। मतलब ये एक नेक्स्ट स्टेप है। इसमें आप अपनी राइटिंग को बेटर बनाते हैं। एसईओ में आप क्या करते हैं, आप बेसिकली कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, बट इसमें आप अपनी राइटिंग को बेटर बनाते हैं। एसईओ एनालिसिस में हम मोस्टली ये कहा जाता है कि हम जो है सर्च इंजन के लिए काम करते हैं। हम सर्च इंजन गूगल को बताते हैं कि हम इस टॉपिक पे लिख रहे हैं। बट अगर आप रीडेबिलिटी पे भी फोकस करेंगे, और आजकल क्या होता है ना, पहले एक टाइम था जब कीवर्ड स्टफिंग चल जाती थी। पहले अगर हमने कंटेंट में कई बार कीवर्ड यूज़ कर लिया तो उससे हमारा पेज रैंक होता था। बट आजकल इंटेंट के बेसिस पे जो है पेज रैंक होता है। यानी अगर यूज़र, आप मान लीजिए वो कीवर्ड को एज इट इज़ नहीं भी यूज़ कर रहे, उसका सिनोनिमस यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ लाइन में आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसका मतलब वही बनता है, तो गूगल को वो भी समझ में आता है। तो एसईओ एनालिसिस पे हमें बिल्कुल ज़्यादा ऐसा मतलब हार्ड फोकस नहीं करना है। हमें नेचुरली जो भी चीज़ें आती हैं वो इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। और ये ध्यान रखना है कि यूज़र का इंटेंट फुलफिल होना चाहिए, उसको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। रीडेबिलिटी के अंदर आप इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यूज़र को पढ़ने में थोड़ा सा, मतलब एक ग्राफिक जब आ जाता है, इमेज आ जाती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको रीड करना। पूरा ही टेक्स्ट हो, पूरा पैराग्राफ हो। आप सोचिए कि सारा का सारा पैराग्राफ बहुत लंबा है तो वो पढ़ते पढ़ते बंदा, मतलब उसको वहाँ पे ध्यान रखना भी मुश्किल होता है। इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कीजिए और जितना बेटर लिख सकते हैं आप लिखिए। नेक्स्ट है इसके अंदर इंक्लूसिव लैंग्वेज एनालिसिस। तो ये आप ऑन कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। इंक्लूसिव लैंग्वेज एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपका जो कंटेंट है क्या वो सभी लोगों के लिए है। जैसे मैन वुमेन अगर आप लिखते हैं तो उसकी बजाय आप पीपल लिख सकते हैं। मतलब इंक्लूसिव का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उसमें इंक्लूड कर पाएँ। तो ये इंक्लूसिव है। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं कि ये बेसिकली है किस बारे में, तो ये भी आप यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए, इसके बारे में जो जॉन म्यूलर है उन्होंने भी बोला है कि आपका जो कंटेंट है उसको अपने लैंग्वेज जो है उसको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और यू माइट नॉट गेट इट राइट ऑल द टाइम। हमेशा आप ये सही नहीं कर पाएंगे, बट टेकिंग स्टेप्स टू गेट अ बेटर मैटर थ्रू, यानी कि आप उसको मतलब सुधारने की ओर ध्यान दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि बी केयरफुल व्हेन यूजिंग मैन एंड वुमेन एज इट कैन बी
exclusionary unless you are sure that group you refer to only consists of men and women. Use an alternative such as people of all genders, individual, human being. तो अगर आप दोनों के लिए बात कर रहे हैं तो उसकी बजाय men and women अलग अलग लिखने की बजाय आप people लिखें। तो इस तरह का ये इंक्लूसिव है, तो ये भी ऐड किया गया, ये नया फीचर है। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तब आपको ये सजेशन देना शुरू कर देगा, तो उसके हिसाब से आप अपने कंटेंट को और बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो है हमारे पास योस्ट एआई, ये यानी कि कंटेंट राइट करने के लिए एआई है, बट ये प्रो फीचर है। इनसाइट्स का मतलब क्या है, ये भी रीडेबिलिटी की तरह से ही है, ये आपको एक स्कोर की फॉर्म में देता है, ठीक है। एक तो ये फ्लैश स्कोर बताता है कि आपका जो कंटेंट है वो पढ़ने में कैसा है, क्या 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा उसको अच्छे से समझ सकता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, तो वो भी आप इसके अंदर ऑन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे राइटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास साइट स्ट्रक्चर। देखिए कॉर्नरस्टोन कंटेंट का भी फीचर जो है आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही है। इसका मतलब क्या है, मार्क एंड फिल्टर योर कॉर्नरस्टोन कंटेंट टू मेक श्योर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स गेट द अटेंशन दे डिजर्व। टू हेल्प यू राइट एक्सीलेंट कॉपी वी विल एक्सेस योर टेक्स्ट मोर स्ट्रिक्टली। अगर आप जब कुछ कंटेंट लिख रहे हैं और अगर आप उसको कॉर्नरस्टोन कंटेंट बना देते हैं, तो एक जो नॉर्मल पोस्ट में जो गाइडलाइंस होंगी, कॉर्नरस्टोन में गाइडलाइंस उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे कि एक नॉर्मल कंटेंट में योस्ट रेकमेंड कर रहा है कि 600 वर्ड होना चाहिए, तो कॉर्नरस्टोन में वो रेकमेंड करेगा कि कम से कम 1000-2000 वर्ड होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब वहाँ पे जो कंडीशंस थी वो कॉर्नरस्टोन के अंदर बढ़ जाएंगी। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है कि ऐसा कंटेंट जो उन चीज़ों का कॉर्नरस्टोन है, मतलब सबसे उनसे बेटर एक पेज है, एक ऐसा पेज है जिस पे आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की है और जो आपकी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट एक पेज है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कॉर्नर स्टोन बनाया हुआ है, जबकि ये जो नीचे वाले जो बनाए हुए हैं ये नॉर्मल आपके पेजेस हो सकते हैं। तो ये है आपकी वेबसाइट का इंपॉर्टेंट पेज, होम पेज। मान लीजिए ये अगर होम पेज है तो होम पेज से डायरेक्टली ये पेज जुड़ा हुआ है, तो इसको आपने दूसरे कंटेंट के मुकाबले और बेटर लिखना होता है। टेक्स्ट लिंक काउंटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एनालाइज करता है कि कितने इंटरनल लिंक्स उस पोस्ट पे आ रहे हैं। इसको आपने मेक श्योर करना है कि इसको ऑन ही रखें। तो ये आपको नंबर ऑफ इन लिंक्स आउट लिंक्स ये बताता है, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग सजेशन, तो ये एक प्रो फीचर है, ये जब आप इसका प्रीमियम बाय करेंगे तो ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट है सोशल शेयरिंग, तो ये ओपन ग्राफ डेटा है, यानी कि जो भी आप फेसबुक वगैरह पे कुछ पोस्ट शेयर करते हैं तो उसके अंदर इमेज का जो प्रीव्यू है वो इससे ऑन होता है। कई बार कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हम फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं बट इमेज नहीं आ रही है, तो उस केस में आपको इसका जो ये सोशल शेयरिंग के केस में इसको ऑन करना होगा। और यहाँ पर ये एक्स के लिए है, यानी अगर ट्विटर जिसको हम एक्स बोलते हैं उस पर अगर आपने दिखाना है, और इसके बाद ये स्लैक पर अगर आपने कुछ डेटा शेयर करना है, तो ये बेसिकली ओपन ग्राफ ही है सारा कुछ, सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग से ये बना हुआ है। नेक्स्ट है एडमिन बार मेन्यू, तो ये इसको भी आप ऑन रख सकते हैं। नेक्स्ट है एपीआईज, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है एक्सएमएल साइट मैप्स, इसको आपने ऑन रखना है। जब ये फीचर आपका ऑन रहेगा तो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट का साइट मैप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो ये हमें साइट मैप दे देगा, और ये हमारा साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स एक्सएमएल बन गया, ठीक है। इंडेक्स नाउ फीचर ये प्रो फीचर है, तो इसकी बजाय अगर आप यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे तो आप इंडेक्स नाउ का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक जो सेटिंग्स हैं। इसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेशंस पे। ओके, तो इंटीग्रेशन के अंदर देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो सैमरश के साथ इसका इंटीग्रेशन किया गया है, यानी कि आप कीवर्ड पे रिसर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ये फ्री रहेगा, बाकी पेड होगा। विंचर एक नया टूल इसके अंदर ऐड किया गया है, ये भी कुछ हद तक फ्री है। मतलब आपके कुछ आप 4 से 5 कुछ कीवर्ड्स हैं अपनी वेबसाइट के लिए, उनकी रैंकिंग जो है वो लगातार ट्रैक कर सकते हैं, तो 4-5 फ्री मिलेंगे आपको। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, 4-5 आपको फ्री ये मिलते रहेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ API इंटीग्रेशन हैं, उसके लिए आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बेसिकली ये स्कीमा डेटा से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लगइन है, अगर कोई ऐसे एलिमेंटर है उसका इंटीग्रेशन करना है तो एलिमेंटर जेटपैक, तो ये सारे एक्स्ट्रा एड ऑन की तरह से हैं, ये हमें अभी नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास हैं टूल्स, तो टूल्स के अंदर एक तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का है। जैसे मान लीजिए आपने योस्ट के अंदर जो सेटिंग यहाँ पर की है वही सेटिंग आप
किसी दूसरी वेबसाइट पर भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जाएंगे और ये पूरी सेटिंग यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, यानी कि ये पूरा जो भी इसमें मैं सेटिंग करूँगा मैं उसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। फिर उस फाइल को दूसरी वेबसाइट पे जाके यहाँ पर जाके आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा प्लगइन आपने पहले इंस्टॉल किया था या फिर ऑलरेडी कोई प्लगइन इंस्टॉल्ड है तो उससे आप जो है डेटा ले सकते हैं। मतलब जो भी सेटिंग, मान लीजिए मैं रैंक मैथ यूज़ कर रहा था पहले यहाँ पे, तो मैं रैंक मैथ की सारी सेटिंग्स योस्ट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ इस टूल की हेल्प से। वापिस आते हैं हम अपने टूल्स वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे पास फाइल एडिटर। तो फाइल एडिटर के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ से robot.txt फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सिंपली बस ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पर हमारा जो है क्रिएट हो गई। एक बार मैं वापस इसको बैक कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये हमारी जो है robot.txt फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट है htaccess फाइल। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बाकी इसमें चेंज ना ही करिएगा क्योंकि ये हमारी फाइल जो है वो डेटाबेस के साथ एक तरह का कनेक्शन का काम करती है, तो इसको आपने ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करनी है। robot.txt जो फाइल है उसमें साइट मैप इस तरह से एडिड है, तो अगर नहीं है तो आप इसको ऐड कर लीजिए, बाकी योस्ट जो है ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर दे रहा है। इसके बाद है अकेडमी। तो अकेडमी के अंदर आपको कुछ कोर्सेज मिलेंगे, कुछ फ्री हैं और कुछ इसके अंदर पेड हैं जो आपको इसके पेड सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेंगे। तो इसके बाद अपग्रेड्स है। अपग्रेड का मतलब आप इसको जो है अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इसको आपको बाय करना पड़ेगा। बाकी ये सब प्रीमियम फीचर हैं और एक सपोर्ट का फीचर भी इसके अंदर दिया गया है जिसमें आप कुछ सीख सकते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही है इम्प्लीमेंट कैसे करना है, साइट मैप कैसे बनाने हैं, robot.txt फाइल को एडिट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सपोर्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए कुछ सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पर इस सेटिंग वाले ऑप्शन में रह गई हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि कंटेंट टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पर होम पेज है। तो होम पेज पहले हमको जो है डिसाइड करना पड़ेगा, डिटरमाइन हाउ योर होम पेज शुड लुक इन द सर्च रिजल्ट, एडिटिंग द होम पेज इटसेल्फ। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। पोस्ट के अंदर आपको क्या सेटिंग करनी है, जैसे कि क्या आप पोस्ट को सर्च रिजल्ट में दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, तो इसको आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। ये बेसिकली क्या है ना, ये आपके साइट मैप के अंदर भी उसको ऐड कर देगा। तो पोस्ट को तो हम दिखाना ही चाहते हैं, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, और ये एक फीचर जो है वो पेड है। मतलब आप अगर कोई फॉल बैक इमेज रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप रख सकते हैं। स्कीमा आपका क्या होना चाहिए, पेजेस के लिए हम वेब पेज स्कीमा रख सकते हैं और आर्टिकल के लिए हम आर्टिकल का, तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है और यही हमें जो है इसके अंदर रखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया पोस्ट के लिए। अब पेजेस देखिए, पोस्ट और पेजेस दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसके बाद कैटेगरी टैग वगैरह होता है। तो पेजेस को भी हमें क्या है वो रखना है, ठीक है, और बस एक ही सेटिंग है, बाकी ये तो डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ देंगे और कोई सेटिंग इसके अंदर वैसे भी प्रो के अंदर है। और आर्टिकल टाइप जो है हमारा, वो आप किस तरह का आर्टिकल रखना चाहते हैं, तो ये हम आर्टिकल भी रख सकते हैं और ब्लॉग पोस्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट के लिए आप ब्लॉग पोस्ट इसके अंदर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है WPTB। तो ये देखिए, ये ना काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आती जाएंगी कंटेंट टाइप में। जैसे जैसे आप कोई नया प्लगइन या कुछ नया इंस्टॉल करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो क्या WTB टेबल्स को भी हम दिखाना चाहते हैं, हम इसे नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसको मैं डिसेबल कर दूंगा और सेव चेंजेस कर दूंगा। तो ये हमारे मेन कंटेंट टाइप हो गए। अब बात आती है कैटेगरीज और टैग्स की। तो कैटेगरीज को हमें दिखाना है तो इसको हम इनेबल करके रखेंगे, साइट मैप के अंदर भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, ये आपको ऑन रखने हैं, एडिशनल सेटिंग, एनेबल SEO कंट्रोल एंड असेसमेंट, शो द कैटेगरी प्रीफिक्स इन द स्लग। अब यहाँ पर ना ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर आप कैटेगरी के साथ कैटेगरी स्लग दिखाना चाहते हैं तो आपको इसको इनेबल रखना है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो डिसेबल रखना है। कई बारी जब हम प्लगइन चेंज करते हैं तो ये सबसे बड़ा इशू रहता है। अगर यहाँ से आपने हटा दिया और दूसरे प्लगइन में आपने इनेबल कर दिया तो फिर सारे URL 404 हो जाएंगे। तो इसका आपने ध्यान रखना है। कैटेगरी स्लग का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई है, सपोज मेरे पास ये एक कैटेगरीज है, तो ये देखिए अब मैं इस URL को एक बार ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है और साथ में पाइथन ट्यूटोरियल भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैटेगरी जो है वो हमारे पास इसके अंदर स्लग ऑन है। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपको ऑन रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर ऑन ही होता है, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास टेबल टैग्स, तो टेबल का जो टैग है वो हमें ऑन नहीं रखना। ये मैंने एक टेबल इंस्टॉल की थी, उसके अंदर टैग का ऑप्शन था, और दूसरे जो टैग्स हैं उसको भी हमने ऑन नहीं रखना है। जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि टैग्स को ऑन रख लेते हैं, वो अगर आपका कोई न्यूज़ टाइप का कंटेंट है तो आप ऑन रख सकते हैं, शुरू में ऑन रख सकते हैं, बट डुप्लीकेट कंटेंट का इशू आता है क्योंकि वही चीज़ें कैटेगरीज में आ रही हैं, वही टैग्स में आ रही हैं, वही पेजेस पे आ रही हैं। तो इसीलिए जनरली क्या किया जाता है कि टैग्स को बाद में ऑफ कर सकते हैं, शुरू में इसको एक बार आप ट्रैफिक थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए ऑन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर ये है क्रोल ऑप्टिमाइजेशन। क्रोल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए गूगल के जो क्रोलर हैं वो आपकी वेबसाइट के पेजेस को क्रोल करते हैं। अब आपको ये सोच के रखना है कि मुझे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस को ही क्रोल कराना है, सभी पेजेस को क्रोल करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस क्या हो सकते हैं, एक तो आपकी पोस्ट हो सकती है अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, या फिर आपके पेजेस हो सकते हैं जो आप अगर आपको कोई बिजनेस वेबसाइट है तो पेजेस और पोस्ट यही दो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पेजेस होते हैं या पोस्ट होती हैं जिनको हमें क्रोल कराना होता है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो अनवांटेड ही होती हैं, जैसे कि अनवांटेड मेटा डाटा, शॉर्ट लिंक्स हैं, एपीआई लिंक्स हैं, ये सबको हमें डिसेबल करके रखना है क्योंकि इनको जो है हम क्रोल में नहीं डालना चाहते। ग्लोबल फीड है या कमेंट ग्लोबल फीड है या पोस्ट कमेंट फीड है, पोस्ट ऑथर फीड है, जितनी भी फीड्स हैं इनको भी हम डिसेबल करके रख सकते हैं क्योंकि ये आरएसएस फीड जनरेट होती रहती हैं और इनको हमें क्रोल कराने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर है रिमूव अनयूज्ड रिसोर्सेज, तो इमोजी, स्क्रिप्ट्स और ये सब भी हमें जो है डिसेबल रखने हैं। ब्लॉक अनवांटेड बोट्स, प्रिवेंट गूगल एड्स बोट्स फ्रॉम क्रोलिंग। तो ये देखिए ये एड बोट्स को अगर आप इसको डिसेबल रख सकते हैं। अलाउ और डिसअलाउ रूल टू रोबोटिक्स टू प्रिवेंट क्रोलिंग फ्रॉम गूगल एड बोट। एड बोट को कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एड बोट बेसिकली हमारे कोई काम का नहीं है, हमें गूगल बोट तो कराना है, लेकिन ऐड गूगल के भी अलग अलग बोट हैं, एक ऐड बोट स्पेशली है तो उसको भी हम डिसेबल रख सकते हैं। इंटरनल साइट सर्च क्लीनअप, ये अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो आपके सर्च कंसोल के अंदर भी सर्च वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। ये मैंने जब गूगल सर्च कंसोल में सर्च को कैसे हटाना है वो वाला वीडियो किया था, वो आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार कंसोल के अंदर बहुत सारी सर्च क्वेरी स्ट्रिंग्स आती हैं, उनको अगर आपने रिमूव करना है तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल करके रखिएगा। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो फिर वो आपका वहाँ पर आएंगी। नेक्स्ट है एडवांस यूआरएल क्लीनअप, जैसे कई बार हम यूआरएल को ट्रैक करने के लिए उसके आगे यूटीएम जो है ये पैरामीटर्स लगाते हैं, तो इनको भी अगर आप ऑफ रखना चाहें तो ऑफ रख सकते हैं। बट यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है, दीज आर एक्सपर्ट फीचर टू मेक श्योर यू आर डूइंग बिफोर यूजिंग दिस सेटिंग यू माइट ब्रेक योर साइट। तो फिलहाल हमें इसको ऑफ ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ये फीड वाला जो ऑप्शन है, ग्लोबल फीड और ये सब कुछ, इसको आप ऑन रख सकते हैं अगर आप डिस्कवर पे जा रहे हैं, क्योंकि डिस्कवर के अंदर ये एक रिकमेंडेशन है गूगल की, आपकी फीड जो है वो डिसेबल नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये ग्लोबल फीड आप जो है ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज आपको फीड को ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा जो है क्रोल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट था। एक बार हम हो सकता है इसको फिर से, अगर मैं आपको हो सकता है कि अगर डिस्कवर वाला जब हम कवर करेंगे तो वहाँ पर मैं इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम के लिए आप किस तरह का जो साइन यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एंकर टेक्स्ट फॉर होम पेज, जैसे आप ब्रेड क्रम क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर जैसे कोई पेज है तो उसके साथ इस तरह से एरो लगा के दूसरा उसका सब पेज आता है, पोस्ट आता है या कैटेगरी और उसके बाद पेज आता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँ, लेट मी चेक कि यहाँ पर कि ब्रेड क्रम ऑन है या नहीं है। हाँ, तो ये देखिए ये भी ब्रेड क्रम आ रहा है, बट यहाँ पर स्लैश का जो साइन आ रहा है, होम आ रहा है, देन यहाँ पर कैटेगरी, देन पोस्ट का नेम। तो यही होता है। अभी हमारे पास इसको क्या है, हमारा पास अब अगर ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट थीम का ब्रेड क्रम यूज़ हो रहा होगा, अभी योस्ट का ब्रेड क्रम यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये यूज़ हो रहा होता तो ये वाला सेपरेटर यूज़ होता, ठीक है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने का एक तरीका रहता है, वो हम आगे कवर करेंगे। ब्रेड क्रम पोस्ट टाइप, अभी पोस्ट टाइप के लिए ब्रेड क्रम नन है, तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। टेक्सोनॉमीज के लिए क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर कुछ ब्रेड क्रम नहीं है, तो ये हम इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो है हम एक बार इसके अंदर कवर करेंगे, ये वाला वीडियो। ऑथर आर्काइव,
तो ऑथर आर्काइव क्या है, देखिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑथर हैं, दो या दो से मतलब ज़्यादा ऑथर हैं, तो ऑथर आर्काइव को ऑन रखिए। अगर एक ही आप सिंगल पर्सन है तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं, और इसको एनेबल करते हैं और इसको ऑथर आर्काइव को सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाना चाहते तो फिर इसको आपने डिसेबल कर देना है। ये ऑप्शन आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है डेट आर्काइव। तो डेट आर्काइव को हमने इसमें जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सर्च में नहीं दिखाया गया है तो ये सर्च में नहीं दिखाना है, लेकिन डेट आर्काइव को अगर आप ऑन रखना, जैसे कि आप चाहते हैं कि 2020 के आर्टिकल अलग आएँ, 2022 के अलग आएँ, 24 के अलग आएँ, जनवरी के अलग आएँ, तो वो आप ऑन रख सकते हैं। बाकी जनरली इसको ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो न्यूज़ वेबसाइट रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये बेनिफिशियल है। अदरवाइज एक नॉर्मल ब्लॉग के लिए या फिर एक जनरल बिजनेस वेबसाइट के लिए इसको ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट आर्काइव, तो कुछ फॉर्मेट बेस्ड आर्काइव भी होते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे को ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम यहाँ पर ऑफ रख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट को ऑन रखना चाहते हैं तो आप ऑन रख सकते हैं, बाकी जनरली इसको ऑन रखने की ज़रूरत हमारे पास नहीं है। स्पेशल पेजेस, तो इसको हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे 404 का जो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें टाइटल और ये सब कुछ इस तरह से आएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास मीडिया के पेजेस हैं, तो इसको हमने ऑफ ही रखना है, ये हमें ऑन नहीं करना है मीडिया वाला। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास RSS फीड, तो इसके अंदर भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट फीड के साथ क्या क्या ऐड हो जाएगा, जैसे कि अगर आपका कोई फीड कहीं शेयर करता है तो उसके साथ ये लिखा आएगा द पोस्ट, उसके बाद पोस्ट का लिंक अपीयर्ड फर्स्ट ऑन, और ये आपके ब्लॉग का लिंक यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आपको इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना है बिफोर द पोस्ट, ये आफ्टर द पोस्ट है, बिफोर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप वेरिएबल लेके वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये थी योस्ट एसईओ की बेसिक सेटिंग। थोड़ा सा क्विकली हो गया है बट आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेन दो चीज़ें हैं, पोस्ट और पेजेस को हमने इनेबल रखना है, कैटेगरीज को इनेबल रखना है, बाकी सब चीज़ों को डिसेबल रखना है। यहाँ पर जैसे जैसे आप कुछ चीज़ें ऐड करते जाएंगे, जैसे मैंने टेबल ऐड किया तो टेबल का एक फोल्डर आ गया, उनको हमें ऑफ रखना है क्योंकि वो एड ऑन्स ही होते हैं सारे। क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन में जनरली सब चीज़ों को ऑफ रखना है, सिर्फ फीड को आप ऑन रख सकते हैं अगर आप डिस्कवर पे काम कर रहे हैं। ब्रेड क्रम्ब के लिए हम एक सेपरेट वीडियो करने वाले हैं। ऑथर आर्काइव, अगर आपका एक से ज़्यादा ऑथर हैं तो ऑन करिए, अदरवाइज ऑफ रखिए। बाकी सर्च रिजल्ट में ऑथर, डेट, फॉर्मेट, आर्काइव, यस, इन किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। सर्च रिजल्ट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ इसको ऑफ रखना है, और ऑथर आर्काइव को यहाँ से इनेबल रख सकते हैं अगर दो ऑथर हैं। सिंगल ऑथर है तो इसको भी डिसेबल रख सकते हैं। सेम डेट आर्काइव को इनेबल रखना है, रख सकते हैं, और सर्च रिजल्ट से हटा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से फॉर्मेट और ये सारे जो हैं आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी सेटिंग। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।